आपने कभी सोचा था कि नेतन्याहू और बिडेन के बीच में खटपट हो जाएगी, 3 हफ्ते बीत जाएंगे, दोनों फोन पे बात नहीं करेंगे, बिडेन का फोन नेतन्याहू काट देगा, बिडेन के सबसे खास आदमी ब्लिंकन के बयान का पलट बयान देगा नेतन्याहू और मिडिल ईस्ट में नहीं, इजराइल के अपने अखबारों में यह चर्चा शुरू हो जाएगी कि नेतन्याहू अब सत्ता से जाने वाला है। यह सारा कुछ पिछले 3-4 दिनों में हुआ है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट हैं जिससे ऐसा लगता है कि मिडिल ईस्ट में जिस युद्ध की संभावना बताई जा रही है उसका पूरा का पूरा डायरेक्शन बदल सकता है। मैं आज बहुत सारी डिटेल्स लेके आपके बीच में हूं, बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए ये पूरा वीडियो। नमस्कार, टीसीएच पर आपका स्वागत है। मैं अशोक कुमार पांडे हाजिर हूं फलस्तीन और इजराइल की लड़ाई के नए अपडेट्स के साथ। लेकिन उसके पहले, जैसा कि मैं हर बार करता हूं, कुछ अलग खबरें, कुछ पॉजिटिव खबरें। ये वीडियो आप देख पा रहे होंगे, ये वीडियो एक छोटी सी बच्ची का है जिससे उसका घर छीन लिया गया है। वो बच्ची कह रही है, मेरा बेड चला गया, मेरे पास अब बेड नहीं है, मेरे पास अब खिलौने नहीं है, मेरे पास अब घर नहीं है। और ये लड़की कह रही है कि जल्दी से जल्दी युद्ध विराम होना चाहिए, जरूरी है युद्ध विराम। इसीलिए शायद ईयू ने, जो यूरोपियन यूनियन है, उसने बाकायदा एक प्रस्ताव कल पेश किया है, मैं बताऊंगा, जिसमें सीज फायर की बात की गई है। लेकिन इसके साथ एक दूसरा वीडियो आप देखिए। ये एक बूढ़ी अम्मा है जिनका घर छिन गया है। इन्होंने नकबा भी देखा होगा, इन्होंने पूरे 60-65 साल जिस तरह से फलस्तीनियों के साथ लगातार अत्याचार हुआ है वो देखा होगा। ये इस समय स्वेटर बुन रही हैं। आपको भी ठंड लग रही होगी, आप भी जानते हैं वहां भी ठंड है, और उस ठंड में लोगों के घर छीन लिए गए हैं, उनको टेंट में रहने पर मजबूर किया गया है। उन बच्चों के लिए ये लगातार स्वेटर बुन रही हैं ताकि उनको ठंड से बचाया जा सके। और आखिरी जो वीडियो आज की शुरुआत के लिए मैंने चुना है वो ट्यूनीशिया की टेनिस प्लेयर हैं अनस जाबेर। टेनिस का टूर्नामेंट जीता और उसके बाद जो इनामी राशि थी वो पूरी की पूरी उन्होंने फलस्तीन के बच्चों के लिए, फलस्तीन के लोगों के लिए दान कर दी। उनकी आंखों में आंसू है, दर्द है। वो वीडियोस उन्होंने देखे हैं जो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। इसीलिए जरूरी है कि फलस्तीन पर लगातार बात की जाए और हमारे आपके बात करने का जो असर हुआ है वो समझना बहुत जरूरी है। कल एक बहुत बड़ी घटना हुई है। यूरोप, जो वैसे तो शुरू से ही इजराइल के साथ था, अब यूरोपीय यूनियन ने एक प्रस्ताव पास किया है और जर्मनी जैसे कुछ देशों के अलावा ज्यादातर देशों ने इसके पक्ष में वोट दिया है। कुछ देश एब्सटेन किए हैं, 2 देशों ने खिलाफ वोट किया है, लेकिन लगभग पूरे यूरोप ने, हां इंग्लैंड यूरोपीय यूनियन में शामिल नहीं है, ये हम जानते हैं। तो इंग्लैंड के अलावा यूरोप के जो देश हैं उन्होंने बाकायदा एक प्रस्ताव पास किया है जिसमें युद्ध विराम की मांग की है। कहा है कि वहां पर युद्ध विराम होना चाहिए। साथ में यह भी जोड़ा है कि हमास को बाहर होना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि यह पूरा खेल क्या है, लेकिन एक बात तो इन्होंने की है कि युद्ध विराम की बात इन्होंने की है और यह स्वागत योग्य है। यह शायद पिछले 100-105 दिनों में पहली बार हुआ है कि यूरोप के इतने सारे मुल्क, और इसमें हुक्मरान हैं, जनता तो लगातार सड़क पर है ही, यूरोप के इतने सारे हुक्मरान अब कह रहे हैं कि वहां पर युद्ध विराम होना चाहिए, इजराइल की जंग रुकनी चाहिए। असल में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं और उन घटनाओं की बौखलाहट ही है कि आप देख रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू का एक वीडियो कल आया। इस वीडियो का एक छोटा सा हिस्सा मैं सुनवा देता हूं। Area from the river to the sea. This is what happens when you have बेंजामिन नेतन्याहू ये कह रहा है कि फ्रॉम रिवर टू सी इनफैक्ट देयर विल बी नो पैलेस्टाइन, यानी आने वाले समय में ऐसा समय आएगा जब इजराइल रिवर टू सी सारे हिस्से को कंट्रोल करेगा। यह बेंजामिन नेतन्याहू कह रहा है। क्यों कह रहा है मैं समझाऊंगा। अब आईडीएफ जो है उसका यह कहना है, यहां तक कि ट्विटर का जो सीईओ है उसने भी लिखा अपने यहां कि रिवर टू सी, ये असल नारा यह है कि फ्रॉम रिवर टू सी पैलेस्टाइन विल बी फ्री। लेकिन उसने बाकायदा अपने यहां लिखा, आईडीएफ ने कहा कि यह नारा जेनोसाइडल नारा है। अगर रिवर टू सी तक पैलेस्टाइन फ्री होगा इसका मतलब इजराइल के सारे लोगों को मार दिया जाएगा। यह नारा आईडीएफ ने कहा कि यह जेनोसाइडल है।
अब बीबी नेतन्याहू खुद कह रहा है कि रिवर टू सी इजराइल कंट्रोल करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ जो फलस्तीनी है उनको मार दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा। तो अगर वो नारा जेनोसाइडल था तो यह नारा जेनोसाइडल नहीं है। बीबी नेतन्याहू के इस बयान की ऐसी भर्त्सना हुई कि यह वीडियो जिस चैनल ने जारी किया था उस चैनल ने डिलीट कर दिया। अब हम देखेंगे कि नेतन्याहू को यह बयान देने की जरूरत क्यों पड़ी। असल में आपको मैंने बताया था कि ब्लिंकन गए हुए थे मिडिल ईस्ट और यह चौथी यात्रा थी ब्लिंकन की। इसके पहले जब भी ब्लिंकन वहां गया तो सबसे पहले वो इजराइल जाता था, वहां से पूरे मिडिल ईस्ट का चक्कर लगाता था। इस बार उल्टा हुआ। वो पहले मिडिल ईस्ट के अलग अलग अरब देशों के यहां गया, सऊदी अरबिया में गया, बहरीन गया, बाकी सारे देशों में गया, कतर गया और सबसे आखिर में वो आता है इजराइल। इजराइल में एपी न्यूज ने बहुत डिटेल में इसकी पड़ताल की है और पाया यह है कि इजराइल वो एक प्रस्ताव लेकर गया था। प्रस्ताव यह था कि इजराइल पैलेस्टीनियन स्टेट को मान्यता दे, यानी फलस्तीन को आजाद करे। जो पुराने समझौते हैं उनके हिसाब से फलस्तीन को आजादी दे, वहां हर तरह की दखलंदाजी बंद करे। यह शर्त रखी थी सऊदी अरबिया ने। सऊदी अरबिया के पास और बाकी अरब मुल्कों के पास गया था ब्लिंकन यह कहने के लिए कि गजा में युद्ध विराम के बाद जितना कुछ टूटा फूटा है, जितनी बर्बादी हुई है, उसको फिर से बनाने के लिए आप लोग फंड कीजिए। होना तो यह चाहिए था कि जिसने बर्बाद किया है उससे फंड मांगते। सऊदी अरबिया और बाकी मुल्कों ने एक बात साफ कही कि जब तक इस समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं होता है, जब तक यह समस्या मुकम्मल तौर पे सुलझाई नहीं जाती है, तब तक हमारे पैसे देने का कोई मतलब नहीं है। आज हम पैसे खर्च करके गजा को दोबारा से बनाएंगे, 2-4 साल बाद फिर इजराइल वहां पर हमला करके सारा कुछ तोड़ देगा और फिर आप हमारे पास आइएगा ये कहने कि हम उसको फिर से बनाएं। तो हम इस खेल में नहीं फंसने वाले हैं। आप नेतन्याहू से यह तय करके आइए कि फलस्तीन को आजादी मिलेगी और एक बार फलस्तीन को आजादी मिल जाएगी, उसके बाद एक बार नेतन्याहू इस बात पे मान जाएगा, उसके बाद वहां जितनी तबाही बर्बादी हुई है हम उस तबाही बर्बादी को दूर कर देंगे, वहां उसको फिर से रीबिल्ड कर देंगे। आपको पता है कि अरब मुल्कों के पास इतना पैसा है कि गजा को रीबिल्ड करना उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई मुश्किल पेश नहीं आने वाली है। वो आराम से गजा को रीबिल्ड कर देंगे। जितनी तबाही बर्बादी हुई है वो सारी तबाही बर्बादी दूर हो जाएगी। हालांकि इतना कुछ नष्ट किया जा चुका है, हिस्टोरिकल चीजें, ऐसी चीजें जो 4-4, 5-5 हजार साल पुरानी थी, वो सारा कुछ खत्म किया जा चुका है। वो तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन लोगों के घर, दुकानें, सड़कें, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारा कुछ फिर से बन सकता है। अब अमेरिका चाहता है कि ये सारा कुछ कौन बनाए? अरब मुल्क बनाए। ठीक है, अरब मुल्क इसके लिए तैयार है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि उन्होंने शर्त रखा है इसके लिए कि फलस्तीन को आजाद किया जाए। दरअसल ब्लिंकन भी लगातार ऐसे बयानात दे रहा है। अभी दावोस में वो है, दावोस में आप जानते हैं कि सम्मेलन चल रहा है। दावोस में भी ये बयान आया है। उसने कहा है कि केवल 2 स्टेट सॉल्यूशन यानी फलस्तीन की आजादी के बिना वहां पर कोई मामला सॉल्व नहीं हो सकता है। एपी न्यूज की यह खबर डिटेल में बताती है कि ब्लिंकन ने जब नेतन्याहू से यह बात कही तो नेतन्याहू बिफर पड़ा। नेतन्याहू ने कहा कि हम फलस्तीन को आजादी नहीं दे सकते हैं। आप जानते हैं कि यूएन जैसी जगह पर बैठकर उसने बाकायदा झंडा लहराया है, नक्शा दिखाया है जिसमें फलस्तीन है ही नहीं। यानी नेतन्याहू लगातार देयर इज नो पैलेस्टाइन की बात कर रहा है। लगातार वो ये बात कर रहा है कि उस पूरे इलाके पे इजराइल को ही कब्जा करना पड़ेगा, यहां तक कि लेबनान और सीरिया के भी कुछ इलाकों पर उसका दावा है। अब ब्लिंकन ने उससे कहा, उसने मना कर दिया। ब्लिंकन वहां से गया अमेरिका। अमेरिका में उसने बात की अपने बॉस बिडेन से। बिडेन भी इस बात से सहमत है कि अगर मिडिल ईस्ट में शांति चाहिए, परमानेंट अगर पीस चाहिए, तो उसका एक ही तरीका है कि फलस्तीनियों को आजादी दी जाए। जो पुराने समझौते यूएन के थ्रू हुए हैं उन समझौतों की इज्जत की जाए और वहां पर आजादी दी जाए फलस्तीन को। यही बात बिडेन ने भी समझाने की कोशिश की, लेकिन नेतन्याहू ने फोन काट दिया। फोन पर उसकी बात नहीं सुनी। यह तब है जब बिडेन 7 अक्टूबर से लगातार हथियार और हर तरह का सपोर्ट दे रहा है। आप जानते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो किया था, सब कुछ किया था, उसके बावजूद नेतन्याहू सुनने को तैयार नहीं है। नतीजा यह हुआ है कि 23 दिसंबर 23 दिसंबर 2023 से लेकर अभी तक, यानी आज जब मैं ये रिकॉर्ड करने बैठा हूं तो 19 जनवरी है, 19 जनवरी है, यानी 23 दिसंबर से 19 जनवरी के बीच में
नेतन्याहू और बिडेन से फोन पर भी कोई बात नहीं हुई है। यानी बिडेन नेतन्याहू को फोन भी नहीं कर रहा है, जबकि 7 अक्टूबर की घटना के बाद बिडेन बाकायदा इजराइल आया था, गले लगाया था नेतन्याहू को और कहा जा रहा था कि रोज उनकी फोन पे बात होती है, सारी चीजें दोनों मिलकर तय करते हैं। यानी बिडेन नाराज है नेतन्याहू से, क्योंकि नेतन्याहू फलस्तीन की आजादी के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अमेरिका इतनी जल्दी कहते हैं कि अमेरिका की दुश्मनी खतरनाक है, लेकिन दोस्ती उससे ज्यादा खतरनाक है। अमेरिका इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं है। अमेरिका ने क्या किया है, अमेरिका ने अब वहां पर नेतन्याहू को गद्दी से हटाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। इजराइल के अखबारों में यह खबर आ रही है, जेरूसलम पोस्ट की खबर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, जहां लिखा जा रहा है नेतन्याहू एरा इज ओवर, यानी नेतन्याहू का वक्त खत्म हो चुका है। यह जेरूसलम पोस्ट की खबर है। जिन लोगों को लगता है कि हम यहां पर कुछ भी बैठकर बोलते हैं, वो जेरूसलम पोस्ट की वेबसाइट खोल लें और देख लें कि किस तरह से वो इजराइल का अखबार है, इजराइल का समर्थक अखबार है, आईडीएफ का समर्थक अखबार है, और वो अखबार खबर चला रहा है कि नेतन्याहू एरा इज ओवर। बाकायदा इस खबर को आप पढ़ेंगे तो वो बता रहा है कि नेतन्याहू के जाने के बाद क्या क्या हो सकता है। पहली बात तो वो ये कह रहा है कि अगर चुनाव होता है तो लिकुड पार्टी सत्ता से बाहर हो जाएगी, और अगर लिकुड पार्टी सत्ता से बाहर हो जाएगी तो बाकी जितने मंत्री हैं लिकुड पार्टी के, वो तो विपक्ष के नेता के रूप में रहेंगे संसद के अंदर, लेकिन नेतन्याहू अब संसद के अंदर भी नहीं रहेगा। यह बात जेरूसलम पोस्ट कह रहा है। साथ में क्या कह रहा है कि लिकुड पार्टी के कुछ लोग तैयार हैं नेतन्याहू को धोखा देकर नेतन्याहू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए। वो ये बता रहा है कि लिकुड पार्टी में बेंजामिन नेतन्याहू की जगह कौन लेगा, इसको लेके बहुत सारे उम्मीदवार हैं, इसलिए अभी कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। लेकिन यह तय है कि कुछ हफ्तों या फिर महीने 2 महीने के अंदर बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल की कुर्सी पर नहीं रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि बेंजामिन नेतन्याहू कुर्सी पर नहीं रहेगा तो जो नया बंदा आएगा वो बड़ा ईमानदार होगा और बड़ा फलस्तीन के लिए उसके दिल में दर्द होगा, ऐसा कुछ नहीं है। राइट विंग वहां पर बहुत प्रभावी है और बेंजामिन नेतन्याहू से बड़े बड़े राइट विंग वाले वहां पे हैं। आप जानते हैं ना, दक्षिण पंथ की खूबी यह होती है कि एक कहेगा 4 लाश गिरानी है तो दूसरा खड़ा हो जाएगा, नहीं भाई 36 लाश गिरानी है। अपने यहां क्या है, राम जन्मभूमि का विवाद चला, आप कह रहे हैं मथुरा में भी चाहिए, काशी में भी चाहिए। अनंत हेगड़े कह रहे हैं कि कर्नाटक से मस्जिद गिरानी है। तो राइट जो होता है, दक्षिण पंथ होता है, वो लगातार और कट्टर होता चला जाता है। तो बेंजामिन नेतन्याहू से मुकाबले के लिए वहां और भी कट्टर लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, फलस्तीन को पूरी तरह से खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन नेतन्याहू के बाद वही प्रधानमंत्री बनेगा जिसको अमेरिका चाहेगा, और अमेरिका इस समय चाहता है कि मिडिल ईस्ट के बीच में एक परमानेंट शांति की बात हो और इसलिए फलस्तीन का स्टेट बने। यह मजेदार खबर है। जो अमेरिका हमेशा इजराइल के सपोर्ट में रहा, उसके समझ में भी अब आ गया है कि 70 साल तक दबाने के बावजूद फलस्तीनी अगर खामोश नहीं हुए तो अब फलस्तीनियों को खामोश करना मुश्किल है। और इसीलिए साफ साफ कह रहा है ब्लिंकन कि नेतन्याहू हमास को नहीं हरा सकता। इतना साफ शायद ब्लिंकन ने पहली बार कहा है, और ब्लिंकन का मतलब कोई इंसान नहीं है, ब्लिंकन का मतलब है अमेरिका। अमेरिका का वो सबसे बड़ा आप कह सकते हैं अधिकारी है। बिडेन के बाद सबसे ज्यादा जिसकी बात चलेगी, या बिडेन के बाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जिसकी बात होगी, वो होगा ब्लिंकन। तो वो कह रहा है कि नेतन्याहू हमास को नहीं हरा सकता। और खबरें भी आ रही हैं नार्दर्न गजा से, जरा सा ये पीछे हटे और अब खबर ये आ रही है कि नार्दर्न गजा में हमास का फिर से कब्जा हो गया है, फिर वहां पर लड़ाइयां चल रही हैं। दरअसल हमास को अमेरिका भी बाहर करना चाहता है। अमेरिका चाहता है कि फिलिस्तीनियन अथॉरिटी या फिर कोई ऐसी पार्टी वहां पर सत्ता में रहे जिसको सऊदी अरबिया और बाकी सारे लोगों का सपोर्ट हो। हमास के बारे में जानते हैं कि हमास को ईरान का सपोर्ट है, उसके साथ हूथी है, उसके साथ हिजबुल्ला है। वो जो ईरान का एक्सिस है प्रतिरोध का, जिसको वो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहता है, उसका हिस्सा है हमास। ईरान को किसी तरह से वहां कमजोर करना चाहता है अमेरिका, और चाहता है कि हमास को हटाकर उसकी जगह पर कोई ऐसी सरकार लाई जाए जिसके सऊदी अरबिया से अच्छे रिश्ते हों। सऊदी अरबिया ने यहां तक कहा है कि अगर फलस्तीन को आजादी मिलती है तो हम इजराइल के साथ अपने जो रिश्ते हैं वो नॉर्मल करने के लिए तैयार हैं। तो अमेरिका का पूरा खेल यह है कि अब लड़ाई बहुत हो गई, लड़ाई को रोका जाए, और लड़ाई को रोककर वहां पर एक फलस्तीनी
सरकार बनाई जाए, फलस्तीन को के उस हिस्से को आजादी दी जाए, इजराइल को वहां से बाहर किया जाए और वहां पर एक ऐसी सरकार बिठाई जाए जो अमेरिका की सुने, सऊदी अरबिया की सुने। अब पेच यहां पे है, हमास वहां की पॉपुलर गवर्नमेंट है। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि हिंदुस्तान सहित दुनिया के बहुत सारे देश हमास को आतंकवादी संगठन नहीं मानते हैं। अमेरिका और यूरोप के काफी देश हमास को आतंकवादी संगठन मानते हैं और यही वजह है कि ईयू में जो प्रपोजल पास हुआ सीज फायर का, उसमें कहा गया कि हमास को वहां नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमास जो है वो एक पॉलिटिकल संगठन है और उसने वहां पर जो आखिरी चुनाव हुआ था वो चुनाव जीता था, उसके बाद चुनाव हुआ नहीं। बात तो तब है जब फलस्तीन को आजादी दिया जाए, डेमोक्रेसी प्रैक्टिस होने दिया जाए और फिर जो वहां चुनाव जीते उसको सत्ता दी जाए। अब यह हो पाता है, नहीं हो पाता है, इस पर पीस डिपेंड करेगी। अगर हमास को हटाकर उसकी जगह पर एक कठपुतली सरकार बिठा भी देगी अमेरिका, तो भी पीस नहीं होने वाला है, यह पक्की बात है। पीस तभी होगा जब गजा में, वेस्ट बैंक में और जो फलस्तीन स्टेट नया बनाने की बात कर रहा है अमेरिका, वहां पर आजाद, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे और जो जीतेगा उसको सत्ता दी जाएगी और फलस्तीनियों की बात सुनी जाएगी। अगर आपने फलस्तीन को आजाद कर भी दिया, फिर से बसा दिया और अपनी कठपुतली सरकार वहां पे बिठा दी, 2-4 साल, 5 साल, 10 साल शांति रह सकती है, लेकिन उसके बाद फिर असंतोष भड़केगा। जरूरी यह है कि जैसे आपके अमेरिका में डेमोक्रेसी प्रैक्टिस की जाती है, जनता जिसको चुनती है वो राष्ट्रपति बनता है, वैसी ही डेमोक्रेसी की आजादी फलस्तीन में भी दी जाए। असल में अमेरिका अब काफी खेल वहां कर चुका है और अब वो युद्ध अगर आगे बढ़ेगा तो अमेरिका को अपना नुकसान दिखाई दे रहा है। मैं बता चुका हूं कि बिडेन के खिलाफ अमेरिका में असंतोष है। अगर युद्ध चलता रहा तो अमेरिका में बिडेन के लिए जीतना मुश्किल है। इसीलिए हिजबुल्लाह को भी उसने एक प्रपोजल दिया कि युद्ध खत्म कीजिए। हिजबुल्लाह ने वो प्रपोजल तो सीधे मना कर दिया कि हम युद्ध नहीं खत्म करेंगे जब तक फलस्तीन और गजा पट्टी पर हमला कर रहा है इजराइल। लेकिन साथ में एक रास्ता खोल दिया, उसने कहा कि डिप्लोमेटिक जो चैनल है वो हम खुला रखेंगे, बातचीत चलती रहेगी। हालांकि इजराइल के जो सेना प्रमुख हैं वो कह रहे हैं कि अब अगली लड़ाई हिजबुल्लाह से होने वाली है, लेकिन क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, स्केल कितना बढ़ता है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू के लिए जरूरी है जंग चलती रहे। जब तक जंग चलती रहेगी बेंजामिन नेतन्याहू गद्दी पर होगा, इसलिए वो तो जंग बढ़ाना चाहता है। लेकिन अमेरिका को अब लग रहा है कि जंग ज्यादा बढ़ती है तो उसके खुद के लिए यह नुकसानदायक हो सकता है। प्लस सारा का सारा मामला आईसीजे में चल रहा है। उम्मीद है कि अगर जनवरी एंड तक नहीं तो फरवरी के पहले हफ्ते में आईसीजे अपना इंटरिम फैसला देगा और आईसीजे अगर अपने इंटरिम फैसले में इजराइल में जो कुछ हो रहा है उसको जेनोसाइड कहता है तो इजराइल को भले कोई फर्क ना पड़े, वो तो पहले भी यूएन के तमाम सारी चीजें जो है वो इंकार करता रहा है। लेकिन अमेरिका चूंकि यूएन का एक मेजर प्लेयर है इसलिए उसके लिए इसको नजरअंदाज कर पाना आसान नहीं होगा और साउथ अफ्रीका ने बाकायदा धमकी दी है कि इसके बाद वो अगला केस यूएस और इंग्लैंड के ऊपर करने जा रहे हैं। अगर वो होता है, मामला कोर्ट में जाता है और उसके पहले इसको जेनोसाइड प्रूव किया जा चुका है तो आप यकीन जानिए अमेरिका के लिए बहुत दिक्कत होगी और बिडेन के लिए खासतौर पे अगले चुनाव में बहुत बड़ी मुश्किल पैदा होने वाली है। हालत यह है कि हूथी के बारे में भी बिडेन अच्छी तरह से जानता है। बिडेन ने अभी कल बयान दिया है कि हमने हूथी पर हमला तो किया है लेकिन इससे रेड सी पर हमलों की संभावनाएं खत्म नहीं होती। यानी हूथी के ऊपर वो बम तो गिरा रहा है लेकिन जानता है कि हूथी को कंट्रोल करना संभव नहीं है। और ये मेरा बयान नहीं है, ये बिडेन का बयान है और हिंदुस्तान में पीटीआई ने उसको छापा। तो बिडेन जानता है कि हूथी को कंट्रोल करना मुश्किल है और अभी भले बहुत असर नहीं हो रहा हो, अगर हूथी लगातार रेड सी पर शिप्स पे हमले करते रहेगा। मैं आपको बताऊं कल भारत के एक शिप पर भी हमला हुआ है जिसकी खबर आई थी। तो अगर दुनिया भर के जो जहाज इजराइल की तरफ जा रहे हैं या फिर जो जहाज वास्ता रखते हैं इंग्लैंड और अमेरिका से या इनके दोस्तों से, उन पर अगर लगातार हूथी हमला करता रहता है तो वर्ल्ड ट्रेड पे भी बड़ा असर पड़ना है। भारत में हीरे का व्यापार बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब हुआ है इन सारी चीजों की वजह से, पहले यूक्रेन वार की वजह से, फिर इस वार की वजह से, और ऐसे दुनिया भर में बिजनेस पर असर पड़ने वाला है। और जब बिजनेस पे असर पड़ता है तो हमारे पॉलिटिकल नेताओं के लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनको चुनाव लड़ने के लिए जो पैसा देते हैं अगर उनका नुकसान होगा तो फिर तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी।
और इजराइल के अंदर मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है। दो तरह का विरोध है। पहले तो वो लोग हैं जो फलस्तीन से नफरत करते हैं, जो एकदम उसी विचारधारा के हैं जिस विचारधारा का नेतन्याहू है। वो नाराज इसलिए हैं क्योंकि नेतन्याहू एक भी बंधक को, अगवा किए हुए एक भी आदमी को छुड़ा कर नहीं ला पाया और कई सारे अगवा किए हुए लोगों को आईडीएफ नहीं मार दिया। मैंने बताया था कल आपको कि एक मां ने आरोप लगाया कि बाकायदा जिस टनल में उनके बच्चे को रखा गया था उसमें गैस, जहरीली गैस छोड़ी गई और उनके बच्चे को मार दिया गया। तो एक तो इस तरह के लोग हैं जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरा एक छोटा सा हिस्सा ऐसे लोगों का है जो नहीं चाहते हैं ये युद्ध चलता रहे, जो चाहते हैं कैसे भी युद्ध विराम हो। मैं आपको बताऊं, कल की घटना है कि तेल अवीव में, जो इजराइल की राजधानी है, ज्यूज और फलस्तीनियों ने मिलकर, 2000 से ज्यादा लोग थे, इन्होंने मिलकर वहां पर एक जुलूस लगाया। तो नेतन्याहू के ऊपर अंदर से भी काफी प्रेशर पड़ रहा है। वहां लगातार जुलूस निकल रहे हैं जिसमें नेतन्याहू से इस्तीफा मांगा जा रहा है। नेतन्याहू की पॉपुलैरिटी लगातार गिरती गई है। इंटरनेशनल फ्रंट पे कल मैंने आपको बताया था कि लगातार इजराइल की जो पॉपुलैरिटी है वो गिर रही है। पूरी दुनिया में इजराइल के खिलाफ माहौल बन रहा है। ये सब कुछ बर्दाश्त कर पाना, ये सब कुछ कर पाना अमेरिका के लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि फाइनली अमेरिका तो एक डेमोक्रेसी है जहां दुनिया के अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। और अगर इसी तरह से जैसे जैसे इजराइल की पॉपुलैरिटी घट रही है, वैसे वैसे इजराइल के परम मित्र अमेरिका की भी पॉपुलैरिटी दुनिया भर में घटेगी और ये आसान नहीं होगा अमेरिका के लिए बर्दाश्त कर पाना। आईसीजे वाले केस का मैं आपको बता चुका हूं पहले कि अब हालत यह है कि आईडीएफ के लिए जिन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट बनाया था, असा काशेर, उन्होंने हारिस को एक इंटरव्यू दिया है। अब हारिस फिर इजराइल का अखबार है और उस इंटरव्यू में तीखी भर्त्सना की है जिस तरह से इजराइल की सेना बम्बार्डमेंट कर रही है घरों पर और लोगों को चुन चुन के मार रही है। यह सब इस्तेमाल करने वाला है साउथ अफ्रीका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। ऐसे में अमेरिका का परेशान होना लाजिम है। और आप देखिए कि जो अमेरिका लगातार नेतन्याहू की मदद कर रहा है, जो बिडेन लगातार नेतन्याहू के साथ खड़ा रहा, उनके बीच में भी खटास आ गई है। और मैंने आपको बताया कि तकरीबन 3 हफ्ते से उनके बीच में फोन पर भी कोई बात नहीं हुई है। इधर ब्लिंकन कह रहा है कि फलस्तीन को आजादी दिए बिना दुनिया में शांति नहीं होगी, उधर बेंजामिन नेतन्याहू कह रहा है कि हम पूरे एरिया को कंट्रोल करेंगे। तो शैतानों के बीच में भी आपस में इस समय दिक्कत आई है, जिसका एक नतीजा यह हो सकता है कि नेतन्याहू को बहुत जल्दी कुर्सी खोनी पड़ सकती है। उसके बाद कौन सत्ता में आएगा, क्या होगा, किस तरह का फलस्तीनी स्टेट ये लोग देंगे, हमास को बाहर करने के लिए क्या करेंगे, हमास की जगह पर किसको लाकर वहां पर सत्ता पर बिठाएंगे, उस पर वहां की जनता कैसे रिएक्ट करेगी, अरब वर्ल्ड में क्या रिएक्शन होगा। और इन सब पर ईरान, लेबनान, यानी कि ये जिसको मैंने बताया एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, हूथी, हिजबुल्ला, इधर इराक की मिलिशिया, इधर ईरान, इन सब का क्या रिएक्शन होगा और फाइनली क्या होगा अगले 2-4 महीनों में, ये बहुत गौर से देखने वाली बात होगी। क्योंकि इसके असरात केवल मिडिल ईस्ट पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेंगे। और इसीलिए लगातार फलस्तीन पे बात करते रहना जरूरी है। इसीलिए लगातार हम फलस्तीन पे अपडेट्स लेके आ रहे हैं। हम ये अपडेट्स लाते रहें, लगातार आपसे बात करते रहें। इसके लिए जरूरी है कि आपका सपोर्ट हमें मिले। हमारे वीडियोस को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक वीडियो को पहुंचाइए। और अगर कुछ माली मदद हमारी कर सकते हैं, कुछ आर्थिक मदद हमारी कर सकते हैं, तो जो हमारा पिंड कमेंट है उसको खोल के देखिए। मैं दोहरा दूं कि सिर्फ 89 रुपए, 89 रुपीज पर मंथ का आपका सहयोग भी हमको ताकत देता है। सुपर थैंक्स का ऑप्शन है जिसमें आप जितना चाहें हमें सुपर थैंक्स के थ्रू हमारी मदद कर सकते हैं। साथ में अगर आप हमें डायरेक्ट हमें मदद करना चाहते हैं तो हमारा इंस्टा मोजो का लिंक भी हमारे पिन कमेंट में है। सारा कुछ ये करें, जोड़ें, देखें, हमारे साथ जुड़ें। आप हमारे साथ जुड़ेंगे, आप हमें ताकत देंगे, तभी हम लगातार कैमरे और सत्ता की आंख में आंख डालकर सच कह सकेंगे। बहुत शुक्रिया।